हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 9, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 9। देखो, हम सूत्र स्थान में केवल यहाँ पर 15 चैप्टर पढ़ने वाले बीमस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर, ठीक, जिनमें से हमारा 9 चैप्टर रहने वाला है। इस 9 चैप्टर का नाम होता है द्रव आदि विज्ञानी अध्याय। ठीक, द्रव्य आप जैसे जानते हो कि संसार में जितनी भी वस्तुएं होती है, जितनी भी चीज़ें होती है, वो सभी द्रव्य होते हैं। द्रव्य आदि यानी कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। आदि इसलिए बोला गया है कि द्रव्य बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मैं भी एक द्रव्य हूँ, ठीक है। और ये पेंसिल भी एक द्रव्य है, ये पेज भी एक द्रव्य है, जो फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही वीडियो वो भी एक द्रव्य है, ठीक है। सभी मतलब जो भी, जैसे आपके पास जो टेबल टेयर होंगी वो भी एक द्रव्य है। संसार की जितनी भी वस्तु है वो सभी द्रव्य के अंदर आती है। द्रव्य को आप मॉडर्न में ऐसे समझ सकते हो, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब तीनों ही चीज़ द्रव्य के अंदर आ जाती है। ठीक, तो द्रव्य आदि विज्ञान अध्याय के बारे में हम देखने वाले हैं, यानी चैप्टर ऑफ नॉलेज ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अगर आप इंग्लिश में कहना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि नॉलेज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, हमें सब्सटेंस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर हम पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं द्रव्य की। अब द्रव्य क्या होता है ये तो हमने बता दिया। जितनी भी सॉलिड लिक्विड चीज़ है, जितनी संसार में जो भी वस्तु है, वो सभी द्रव्य होती है। द्रव्य कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अब हम देखते हैं द्रव्य की श्रेष्ठता। द्रव्य को श्रेष्ठ बताया गया है। देखो, द्रव्य को श्रेष्ठ बताया गया है। अब ये समझते किस तरह से। देखो द्रव्य आश्रित होता है। द्रव्य के अंदर आश्रित होते हैं 6 पदार्थ। कौन कौन से? रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म और प्रभाव। ठीक, अभी मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। आप अभी इतना समझिए कि द्रव्य ही श्रेष्ठ होता है। द्रव्य क्यों श्रेष्ठ होता है? देखो, हमने पहले भी आपको जो रस और गुण, यानी जब पदार्थ में पढ़ाई थी तो वहाँ पर पढ़ाया था कि हर एक द्रव्य के अंदर कुछ गुण और कर्म होते हैं समवाय संबंध से, ठीक है। जैसे मान लो एक द्रव्य है, तो इसका जो कलर है वो उसका गुण हो गया, ठीक। और इसका जो कर्म है वो लिखने का कर्म हो गया। तो हर एक द्रव्य के अंदर गुण होता है, कर्म होता है। इसी प्रकार से उसका एक वीर्य भी होता है, एक विपाक भी होता है, एक कर्म भी होता है, ठीक। तो ये सब सभी चीज़ होती है, एक प्रभाव भी होता है। तो ये सभी किसकी होती है? द्रव्य की होती है। तो ये से जितनी भी 6 चीज़ें होती है वो द्रव्य के अंदर होती है, इसलिए इनको आश्रय बोला गया है और द्रव्य को आश्रित बोला गया है, ठीक है। इसलिए द्रव्य को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, द्रव्य के अंदर ये सभी चीज़ पाई जाती है, रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म, प्रभाव। इसलिए द्रव्य को श्रेष्ठ बोला गया है। यानी ये जो हमारे छः यहाँ पर चीज़ बताई गई है, रस है, गुण है, वीर्य, विपाक है, वो सभी द्रव्य के अंदर होती है। इसलिए यहाँ पर द्रव्य को आश्रयन प्रधान माना गया है और जो ये 6 पदार्थ है इनको आश्रय माना गया है। देखो, जब हमने द्रव्य विज्ञान चैप्टर पढ़ा था पदार्थ विज्ञान के अंदर पेपर 1 में, तो वहाँ पर भी हमने यही कुछ श्लोक देखे थे। देखो, जैसे यहाँ पर द्रव्य का अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक के अनुसार श्लोक देखे तो वो कुछ इस प्रकार से, यत्र आसिता करम गुणा कारणम समवाय यत तत् द्रव्यम। इसी प्रकार से कुछ श्लोक था वो, जिसका मतलब ये था कि द्रव्य के अंदर जो कर्म और गुण होते हैं वो समवाय कारण से रहते हैं, ठीक है। समवाय कारण कहने का मतलब ये था कि यदि अगर द्रव्य नहीं रहेगा तो कर्म भी नहीं रहेगा, ना ही गुण रहेगा। अगर द्रव्य है तो उसमें उसका एक कर्म भी होगा, इसका एक गुण भी होगा, ठीक। ये होता है यहाँ पर द्रव्य के अंदर कर्म और गुण का समवाय संबंध है, ठीक है। मैंने आपको इसी तरह से बताया था। इसी तरह से द्रव्य के अंदर एक वीर्य भी होता है, एक विपाक भी होता है, एक कर्म भी होता है, एक प्रभाव भी होता है। ये सभी द्रव्य के अंदर होते हैं, इसलिए द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? आश्रय बोलते हैं, ठीक। और द्रव्य के अंदर कर्म, गुण ये है तो इनको हम क्या बोलते हैं? आश्रय बोलते हैं, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें वो किसके अंदर रह रही है? वो द्रव्य के अंदर रह रही है, ठीक। देखो, आश्रय कौन होता है? आश्रय वो होता है जो आपको रहने के लिए जगह दे। जैसे आपका जो घर हो गया वो आपका आश्रय हो गया, ठीक है, क्योंकि वो आपको रहने के लिए जगह दे रहा है, ठीक। और आप क्या हो गए? आप आश्रय हो गए, क्योंकि आप घर के अंदर रह रहे हो। इसी प्रकार से जो भी द्रव्य के अंदर रहेगा वो सभी आश्रय हो जाएगा, द्रव्य आश्रय हो जाएगा। अब द्रव्य के अंदर चाहे कर्म आए, चाहे गुण आए, चाहे वीर्य आए, चाहे विपाक आए, चाहे प्रभाव आए, चाहे रस आए, ठीक। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आश्रय, और द्रव्य का हो जाएगा आश्रय। इसलिए द्रव्य को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। अब आपको मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वाई द्रव्य इज कॉल्ड श्रेष्ठ, मतलब द्रव्य को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। तो द्रव्य को श्रेष्ठ कहने का यही कारण होता है कि द्रव्य के अंदर ही रसगुण, वीर्य, विपाक समाहित होते हैं, ठीक। फिर उसके हम बात करते हैं कि द्रव्य की पंच भौतिकता। देखो, अगर आपको एक लाइन याद होगी आचार्य चरक के अनुसार उन्होंने बोला सर्व द्रव्यम पंच महाभौतिकम, यानी जितने भी द्रव्य होते हैं संसार के वो 5 महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ अपने मोबाइल की, ये मोबाइल किससे बना हुआ है? ये भी 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। 5 महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। वो बात अलग है कि हर एक द्रव्य में किसी एक महाभूत की अधिकता ज़्यादा होती है, लेकिन 5 महाभूत होते ही होते हैं, ठीक है। हमको
अगर आप ये कहोगे सर जैसे मान लो ये पेन है, ये पेज है, तो इस पेज में हम कैसे पता करेंगे कि इसमें पांचों महाभूत हैं। देखो ये देखो, अगर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मान लो कि ये कुछ पार्टिकल से बना होगा, आकाश पार्टिकल से बना होगा, इन पार्टिकल के बीच कुछ स्पेस होगा तो आकाश महाभूत होगा, कुछ उनके बीच वायु फंसी होगी तो वायु होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको बनाने के लिए कुछ टेम्परेचर भी होगा उसमें, ठीक है, जो बहुत कम होगा तो अग्नि भी होगी, ठीक। और जब ये बनाया होगा तो थोड़ा गीला सा भी होगा तो जल भी होगा, और थोड़ा सा इसको कोई वेट भी होगा, तो यानी पृथ्वी महाभूत भी प्रेजेंट होता है। देखो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये मानते हैं कि जितने भी द्रव्य होते हैं वो 5 महाभूतों के मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ महाभूत बहुत कम अवस्था में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि मान लो कि आकाश महाभूत 50% है, जबकि अग्नि महाभूत 1% है, 0.1% है, लेकिन है प्रेजेंट होता है, कम प्रेजेंट है लेकिन होता है। तो यही हम आगे भी देखेंगे कि किसी एक महाभूत की अधिकता ज़्यादा होती है, जिसे उस महाभूत की अधिकता होने की वजह से उसी के कारण उसका नामकरण भी पड़ जाता है। रस गुण वीर्य विपाक भी ऐसे ही उसके अनुसार बन जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, चाहे कोई भी द्रव्य है संसार का, वो 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि द्रव्य का अधिष्ठान बताया गया है कि ठीक किसी भी द्रव्य का अधिष्ठान पृथ्वी महाभूत होता है। यानी इनका ये कहने का अर्थ है कि जो पृथ्वी महाभूत होता है वो किसी भी चीज़ को ऑरिजिन बेस होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की द्रव्य की जो उत्पत्ति होती है उसका जो बेस होता है वो पृथ्वी महाभूत होता है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको मान लेना है कि किसी भी द्रव्य का जो अधिष्ठान होता है वो पृथ्वी महाभूत होता है। अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी संसार में कोई द्रव्य प्रेजेंट होगा उसमें का कोई ना कोई एक वेट तो होगा ही, ठीक है। वेट किसकी वजह से आता है? पृथ्वी महाभूत वजह से, पृथ्वी महाभूत की वजह से आता है, तो आप ऐसे मान सकते हो। फिर उसके बाद आता है द्रव्य की उत्पत्ति, कि द्रव्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आचार्य भागवत ने माना है कि जो किसी भी द्रव्य की जो उत्पत्ति होती है वो कहीं ना कहीं जल से होती है। आपको याद रखना है द्रव्य की उत्पत्ति किससे होती है? जल से होती है। और अधिष्ठान किसमें बताया गया? द्रव्य का पृथ्वी महाभूत में बताया है। ये आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। उसके बाद बताया गया अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। ये तीनों चीज़ मिलकर, ये तीनों का समवाय होता है। समवाय मैंने बता दिया है कि ऐसा रिलेशन होता है कि एक के ना रहने पर वो दूसरा भी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे हमने बताया द्रव्य और गुण और कर्म का समवाय संबंध बताया था, यानी द्रव्य नहीं रहेगा तो गुण और कर्म भी नहीं रहेंगे। अब ये तीनों चीज़ करके क्या करते हैं? अग्नि, वायु और आकाश, इनका जो समवाय रिलेशन होता है, एक साथ आते हैं तब वो क्रिएशन करते हैं किसी चीज़ का, या फिर डाइवर्सिटी या विभिन्नता लाने का ये कार्य करते हैं, ठीक है। ऐसे संसार में जो जितनी विभिन्नता आ रही है वो कहीं ना कहीं 3 महाभूतों के समवाय से के कारण की वजह से आ रही है। फिर उसके बाद देखते हैं कि द्रव्य को नामकरण कैसे बढ़ा। तो यहाँ पर बताई गई है कि जिस जिस महाभूतों की अधिकता होती है उसी के अनुसार नामकरण होता है, ठीक है। मतलब हर एक द्रव्य के अंदर कोई महाभूत अधिक प्रेजेंट होता है तो उसलिए हम इसको कह देते हैं, उसके महाभूत के अनुसार उसका नामकरण पड़ जाता है। अभी हम आगे भी देखेंगे, रस के अनुसार भी देखेंगे। जैसे मान लो कि मधुर रस है, जो मधुर रस है इसमें 2 महाभूत की प्रेजेंट होती है, एक होता है पृथ्वी महाभूत और एक होता है हमारा जल महाभूत, ठीक है। तो ये पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होने की वजह से इसको मधुर रस की कैटेगरी में रखा गया था, ठीक। फिर उसके हम बात देखते हैं द्रव्य की बहुरसता मतलब बहुत सारे रस होते हैं। देखो द्रव्य के अंदर बहुत सारे रस होते हैं। जैसे हमने षड्रस तो आपको पढ़ाई है, षड्रस तो आपने पढ़ाई है, कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, इस प्रकार के 6 रस पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं द्रव्य, रस व अनुरस की उपस्थिति, मतलब द्रव्य में रस और अनुरस। देखो रस और अनुरस की उपस्थिति को समझने से पहले ये समझो कि रस और अनुरस क्या होता है। देखो रस वो होता है जो कि आपको जीवा के द्वारा ग्रहण करते हो। जैसे आप किसी भी द्रव्य का सेवन करते हो तो आपको मीठी लगी, खट्टी लगी, तीखी लगी है, तो वो क्या होता है? रस होता है, ठीक। जो कैसे पता लगता है? जब भी आप जीवा पर किसी भी द्रव्य को ग्रहण करते हो तो जीवा क्या करती है? उस रस को ग्रहण करती है और आपको पता लगता है वो चीज़ मीठी है या खट्टी है, ठीक। ये तो होगा हमारे आयुर्वेद के अनुसार। अगर आप बात करते हो मॉडर्न के अनुसार, तो मॉडर्न में आपने देखा होगा कि जो टंग होती है कुछ इस प्रकार से टंग होती है, उसमें कुछ पेपिले होते हैं, ठीक है। कुछ आगे यहाँ पर पेपिले होते हैं, कुछ यहाँ पर होते हैं सर्कमवेलेट, कुछ पेपिले होते हैं, फंगीफॉर्म होते हैं, ठीक है। सर्कमवेलेट, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, देखो यहाँ पर सर्कमवेलेट होते हैं, फिर फंगीफॉर्म होते हैं, देन फिलीफॉर्म होते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर पेपिले होते हैं। फिर यहाँ पर सॉल्ट के लिए कुछ पेपिले होते हैं, सॉल्ट टेस्ट के लिए। तो वो क्या करते हैं? जैसे भी आप कोई भी टेस्ट करते हो और जहाँ पर टंग पर टच होता है तो उसके अनुसार आपको जो रस है वो महसूस होता है कि यहाँ पर टच होगा तो लवण महसूस होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा तो मीठा, ठीक है। यहाँ पर तीखा, यहाँ पर कड़वा, इस तरह से, ठीक है। एक्यूरेट मुझे कोई ऐसा पता नहीं है। अभी आप एक बार गूगल पे से सर्च करके एक बार इमेज देख सकते हो तो आपको एक्यूरेट यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये हमारा मॉडर्न का टॉपिक है, तो मॉडर्न में चीज़ में देखेंगे ही, ठीक। फिजियोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं रस की। रस मैंने आपको बता दिया, जो भी रस जीवा इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है उसको हम रस कहते हैं,
ठीक। और अनुरस क्या होता है? देखो अनुरस होता है कि जो बाद में आपको फील होता है। कभी कभी आपने कोई ऐसा द्रव्य खाते हो कि पहले आपको मीठा लगता है और लास्ट में जाके आपको थोड़ा सा कड़वा लगता है, ठीक, वो होता है अनुरस। मतलब जो थोड़े समय के लिए आए, तो थोड़े समय के लिए आपको लास्ट में ऐसा लगे कि कुछ कड़वापन भी था उसमें, तो उसे ही हम अनुरस कह रही है, ठीक है। और अब उसके बाद बताया गया कि इनकी उपस्थिति बताई गई, जैसे भूत के संघात होने के कारण द्रव्य में एक ही रस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी ये 5 महाभूतों के संघात से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, इसलिए इनमें एक ही रस नहीं होता। जैसे कि देखो 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी हो, देखो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 प्रकार के महाभूत होते हैं। यदि एक महाभूत, यदि पृथ्वी महाभूत जल महाभूत के साथ मिलता है तो मधुर रस को उत्पन्न कर देता है, और यदि पृथ्वी महाभूत अग्नि महाभूत के साथ मिलता है तो अम्ल रस की उत्पत्ति कर देता है, ठीक है। और आप ऐसे ही और देख सकते हो, जैसे कि जल, यदि जल अग्नि के साथ मिलता है या अग्नि जल के साथ मिलती है तो ये लवण रस की उत्पत्ति कर देता है, ठीक है, लवण रस की उत्पत्ति। मैंने आपको रस की ट्रिक बताई रखी, किस तरह से आपको याद करना है कि 54, 53, 43, 23, 12 और 52, इस तरह से मैंने आपको बता रखा है कि आप इस तरह से याद कर सकते हो। देखो ये मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर 6 रस हो जाएंगे। यहाँ पर जो ये सीक्वेंस होता है वो होता है कि पंच महाभूतों का, ठीक है। जैसे 5वें नंबर पे कौन सा आता है? पृथ्वी महाभूत। चौथे नंबर पे कौन सा आता है? जल महाभूत। सीक्वेंस से आपको याद करना पड़ेगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जल चौथे नंबर पे आता है, पृथ्वी 5वें नंबर पे आता है, तो दोनों मिलाकर किसकी उत्पत्ति करते हैं? मधुर रस की। इसी प्रकार से 5वें पृथ्वी आता है और तीसरे पे अग्नि आता है, तो ये किसकी उत्पत्ति करते हैं? अम्ल रस की। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इस सीक्वेंस से पता होगा, जिससे आप याद कर सकते हो कि कौन से रस के अंदर कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखते हैं हम रस के बारे में क्या लिखा गया है। द्रव्य में जो रूप स्पष्ट होता है वह रस कहलाता है। मैंने आपको बता दिया, कोई भी द्रव्य खाते जो आपको स्पष्ट हो रहा है, कड़वा है, तीखा है, मीठा है, वो होता है रस। और अनुरस क्या होता है? जो रस अंत में किंचित व्यक्त होता है, ठीक है, वह अनुरस होता है। कुछ समय के लिए जो थोड़ा सा लगता है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन सा है, तो वही क्या होता है? उसका अनुरस होता है। फिर उसके बाद देखते हैं द्रव्य की बहुदोषता। किसी भी द्रव्य, देखो अब हम बात करते हैं द्रव्य रोगों की बहुदोषता। अब रोगों की बहुदोषता क्या है? इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार सभी द्रव्य पंच महाभौतिक से बने हुए होते हैं, उसी प्रकार सभी रोग भी सभी दोषों से उत्पन्न होते हैं, ठीक। यानी ये बता रहा है कि जैसे कि हर एक द्रव्य 5 महाभूतों से मिलकर बना है, उसी प्रकार जो रोग होते हैं वो सभी दोष से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि वात दोष से अलग होगा, पित्त दोष से अलग होगा, कि पित्त दोष विकृत हो गया है, ठीक है, बढ़ गया है, घट गया है, कफ दोष हो गया, तो इनसे सभी प्रकार के दोषों से सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये द्रव्य से यहाँ पर बताया गया है। देन उसके बाद देखते हैं कि द्रव्य में रस गुण की स्थिति। पृथ्वी आदि महाभूतों से निर्मित द्रव्य रस और गुरु आदि गुणों का आश्रय है। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी आदि महाभूत है, यानी जो आपके 5 महाभूत है, ठीक है, जो 5 महाभूत से जो भी द्रव्य बना होता है उसके अंदर, यानी द्रव्य के अंदर आप ऐसे समझो कि रस होगा और वो गुरु होगा। मतलब कोई भी द्रव्य होगा उसमें रस तो होना ही होना है, देन उसका थोड़ा तो कोई ना कोई वेट भी होगा। तो ये सभी गुण क्या होते हैं? आश्रय होते हैं किसके अंदर? द्रव्य के अंदर, ठीक है, द्रव्य के अंदर होते हैं। देन उसके बाद एक और पॉइंट बताया गया कि रसों में गुणों का होना सहचार्यवश हो जाता है, कि रस में जो गुण का होना क्या होता है? सहचार्यवश हो जाता है। तो ये इतना खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देख लेना एक बार। आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके पूरे चांसेस रहते हैं कि 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है? पंच महाभूत द्रव्य के लक्षण आदि। जो 5 महाभूत पढ़े थे ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो यहाँ पर इन 5 महाभूतों क्या गुण है और क्या कर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए, आगे भी आपको काम आएंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप अच्छे से इनको याद कर लो। अब देखो 5 महाभूत बताए थे, यहाँ पर जो सीक्वेंस बताया गया है वो नीचे से लिया गया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। या आप ऐसे कह सकते हो पीछे से सीक्वेंस लिया गया है, पृथ्वी, आप यानी जल, अग्नि, वायव्य और आकाशीय, ठीक है। तो हम पार्थिव द्रव्य की बात करते हैं, तो उसके जो गुण बताए गए हैं, जो पार्थिव द्रव्य होते हैं वो गुरु होता है। गुरु मतलब किसी की बॉडी के वेट को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक। जैसे आपका जो बॉडी का वेट है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी महाभूत की वजह से होता है, ठीक। स्थूल है, स्थूल मतलब आपका जो शरीर बड़ा है, ठीक। स्थिर है मतलब आपका शरीर जो स्टेबल है। और जो बॉडी में जो गंध आती है, जो गंध गुण होता है, वो भी पृथ्वी महाभूत का ही होता है। देखो इन तीनों को आप समझो, इन तीनों को आप नॉर्मली समझ सकते हो कि आप इतना याद रखना कि पृथ्वी जो आदि महाभूत है वो कैसा होता है? आपकी बॉडी को स्टेबल करने का काम करता है, आपकी बॉडी को बड़ा करने का, बल्क दिखाने का काम करता है, आपकी बॉडी को हैवी करने का, भारी करने का कार्य करता है। ये सभी पृथ्वी के गुण होते हैं, ठीक है। अभी इस गंध गुण को आप छोड़ दो, इसको मैं बाद में भी समझाऊंगा सारे को एक साथ, ठीक है। सभी के अंदर एक एक गुण आएगा अभी। उसके बाद कर्म देखते हैं, तो उसका कर्म वही हो जाएगा गौरव, गौरवता लाने का, शरीर को भारीपन करने का, स्थैर्य, बॉडी में स्टेबिलिटी लाने का, संघात यानी बॉडी को
आपस में एक तरफ मिलाना, कॉम्पैक्टनेस करना, ठीक है, कॉम्पैक्टनेस। जैसे कि मान लो ये पार्टिकल दूर दूर है तो पृथ्वी महाभूत क्या कर देगा, इनको पास पास कर देगा, कॉम्पैक्टनेस कर देगा, संघात कर देगा। देन उपचय, ग्रोथ भी कौन करता है, यानी पृथ्वी पार्थिव द्रव्य ही करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम आप्य द्रव्य की बात। तो आप्य द्रव्य के जो गुण बताए गए वो द्रव होता है, यानी जैसे जल है, जल कैसा होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, मंद होता है, गुरु गुण होता है, ठीक है, ये भी गुरु बताया गया है, क्योंकि हमारा जो जल होता है वो कहीं ना कहीं बॉडी में कफ की वृद्धि करता है। ठीक, उसके बाद शीत बताया गया, ठंडा बताया गया, सांद्र थोड़ा गाढ़ा बताया गया, स्निग्ध बताया गया और रसो लवण बताया गया है। ठीक, यानी रस में लवण बताया गया है। तो ये जो बात की गई होगी वो समुद्र के पानी की बात की होगी कि जो समुद्र का पानी होता है वो थोड़ा नमकीन सा होता है। ठीक है, उसके बाद अब गर्म की बात करते हैं तो स्नेहन कराने का काम करता है, क्लेदन कराने का काम करता है। ठीक है, जब ये स्नेहन करा रहा है, क्लेदन करा है तो कहीं ना कहीं जो जल होता है वो भी हमारी बॉडी में कफ की वृद्धि करता है, यानी कि न्यूट्रिशन बनाने का काम भी एक तरीके से जल करता है। विषंदन होता है, ठीक है, विसिंदन यानी चैनल की ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब चैनल में जो ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, उनको ओपन करने का काम करता है। प्रहलादन है, तृप्त करने का काम करता है, जब भी आपको प्यास लगती है आप पानी पी गई तृप्त होते हो। और बंधन करने का कार्य करता है। तो ये जो सभी कार्य जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं हमारे आप्य द्रव्य के, ये सारे कर्म बताए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है बंधन। अब बंधन को आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे आपने पढ़ा होगा जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड समझिए आप, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसी प्रकार से आप बंधन को भी आप ऐसे समझ सकते हो, जो जल होता है वो भी एक प्रकार का यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू से रिलेट करा गया है। ठीक, देन उसके बाद बात करते हैं हम आगन्य द्रव्य की। तो आगन्य द्रव्य क्या बताया, रूक्ष बताए गए हैं, ठीक है, रूक्ष बताए गए हैं, विशद बताए गए हैं। उसके बाद उष्ण बताए गए, तीक्ष्ण बताए गए, सूक्ष्म बताए गए, रूप बताए गए। ठीक है, ये सब मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको बार बार एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो आप यकीन मानिए आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, आप केवल चीज़ों को देख रहे हो, आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं ये पदार्थ में पढ़ा चुका हूँ, चरक में पढ़ा चुका हूँ और अष्टांग में भी चल रहा है, और रचना क्रिया में कहीं ना कहीं ये पॉइंट आते ही रहते हैं। तो इसलिए जो छोटे छोटे पॉइंट है, आयुर्वेद की जो टर्मिनोलॉजी है वो आप समझो, आप इनको लिख लो और इनको आप बार बार देखो। ठीक है, अगर आप इनके शब्द को पकड़ लोगे तो आयुर्वेद इतना डिफिकल्ट नहीं है। देन उसके बाद बात करते हैं आगन द्रव्य कर्म की दाह उत्पन्न करता है, वन के लिए, पाचन के लिए, क्रांति यानी चमक के लिए, प्रकाश के लिए। तो उन सभी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आगन्य द्रव्य। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं वायव्य द्रव्य की। ठीक, वायव्य द्रव्य में बताया गया है रूक्ष होती है, लघु होती है, विशद होती है, स्पर्श होती है। इसके जो कर्म बताए गए रोक्ष्य, विचार एंड विषग, विषग एंड बलागव एंड गलानी। ठीक है, तो ये सभी जो कार्य होते हैं वो होते हैं वायव्य गुण के। ठीक, एंड उसके बाद हम बात करते हैं अपने आकाशीय द्रव्य की। तो आकाशीय द्रव्य में क्या आता है, सूक्ष्म होता है, विशद होता है। ठीक, चलो विशद फिर से आ गया है तो इसका नाम देखो, विशद का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्लियर लिख लेना जो साफ। ठीक, विशद करने का जो कार्य करता है, लघु कार्य करने का, एंड शब्द, शब्द भी यहाँ पर एक गुण आ गया। देखो ये जो गुण होते हैं, शब्द गुण हो गया, ये स्पर्श गुण हो गया, ये रूप गुण हो गया। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। देन इसके जो कह रहे कर्म होता है वो सौवर से नया है, तो ये होता है हॉलोनेस, यानी जो शरीर में हॉलोनेस करने का काम करता है वो करता है आकाशीय द्रव्य। लाघव यानी जो शरीर में लाइटनेस, यानी लाइटनेस हल्कापन जो उत्पन्न करता है वो भी कौन करता है, आकाशीय द्रव्य। देखो देखो मैंने बात करी गुण की, तो मैं गुण को आपको समझाता हूँ। देखो 5 गुण होते हैं, हर एक महाभूत के 5 गुण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, शब्द गुण, स्पर्श, देन रूप, देन रस। आप राइटिंग में ज़्यादा फोकस मत करा करो, अगर कोई समझ में ना आए जो मैं बोल रहा हूँ तो उससे समझा करो। जैसे 5 महाभूत लिख देते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, देन जल एंड पृथ्वी। ठीक है, ये आप मिला लेने एक बार ऐसे। ठीक, ये 5 महाभूत होते हैं और इन 5 महाभूतों के गुण होते हैं। यानी जो आकाश महाभूत का गुण होता है वो शब्द होता है। ठीक है, शब्द को ग्रहण करने का। जैसे अब ये आकाश है, आपके चारों तरफ क्या है, आकाश है, एक एटमॉस्फेयर है, आप कुछ बोल रहे हो वहाँ पर, किसी और को सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो वो किस महाभूत की वजह से सुनाई दे रहा है, आकाश महाभूत की वजह से सुनाई दे रहा है। या फिर स्पर्श का जो गुण होता है वो वायु महाभूत का गुण होता है, कि आप किसी को टच कर रहे हो, किसकी वजह से कर पा रहे हो, वायु महाभूत की वजह से। और अग्नि महाभूत का जो गुण होता है वो रूप होता है, रूप को ग्रहण करने का कार्य। जैसे आपकी आंखों में तेज महाभूत होता है, अग्नि महाभूत होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो रूप को ग्रहण करता है, यानी देखने का कार्य करता है। जो जल का जो गुण होता है वो रस का, यानी कि जो रस आता है वो किस महाभूत की वजह से आ रहा है, आपको जल महाभूत की वजह से आ रहा है। पृथ्वी का जो गंध गुण, देखो गंध को समझो, गंध कैसा,
जैसे अब मिट्टी पड़ी होती है, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, जो अगस्त है वो वर्षा ऋतु का मौसम है, इसमें बारिश हो रही है। अभी भी मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो जैसे ही मिट्टी पे पानी पड़ता है, तो मिट्टी में से खुशबू आती है, तो वो क्या होती है, उसकी गंध होती है, स्मेल होती है। तो ये इसलिए बताया गया जो पृथ्वी महाभूत का भी एक गंध होती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे क्या होगा कि आपको सभी जितने भी पार्थिव द्रव्य बताए मैंने, इनका सभी से भी एक एक दो गुण आपको आसानी से याद हो गया होगा। और एक एक दो और ये याद कर लो तो आपका तो काम बन जाएगा इजीली। तो इस तरह से आप याद करते हो। देखो याद करने की कुछ तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आप करके अच्छे आसानी से याद कर सकते हो। इसका हम देखते हैं गति अनुरस द्रव्य, अनुरस नहीं, अनुसार, गति के अनुसार द्रव्य। ठीक है, देखो दो ही प्रकार की गति हो सकती है, एक तो ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। वैसे तो आप तिरछी वैसे इधर नहीं, नॉर्मली दो ही प्रकार की गति मानते हैं। ठीक है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। आप देखो ऊर्ध्वगामी, देखो एक तो ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की तरफ, एक होता है अधोगामी यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट एंड अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपवर्ड डायरेक्शन जो मूवमेंट है वो किस महाभूत की वजह से होती है, वो होती है अग्नि और वायु वाले प्रधान द्रव्य। यानी कि जिस भी द्रव्य के अंदर अग्नि महाभूत प्रेजेंट है और वायु महाभूत प्रेजेंट है तो वो मूवमेंट कराएंगे ऊपर की ओर, अपवर्ड मूवमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं वमन द्रव्य। अब वमन द्रव्य की हम बात करते हैं तो वामक जो द्रव्य होते हैं जो वमन कराते हैं, जो उल्टी कराते हैं, उल्टी कहाँ से होती है, आपको ऊपर से होती है। ठीक है, तो इनके जो द्रव्य होते हैं वो उनमें किसकी प्रधानता होती है, या तो वायु महाभूत की या अग्नि महाभूत की। जो ये क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं। ठीक है, इनका जो गुण होता है वो लाइटनेस होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था अभी, लाइटनेस होते हैं, रूक्ष होते हैं। तो वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ से जितना भी जो भी आपके अंदर फूड होगा, जो भी द्रव्य होगा, वो सभी को बाहर निकाल देंगे। ठीक, अब जैसे वामक द्रव्य के अंदर मदन फल भी आ जाता है। ठीक है, तो इनके जैसे मान लो मदन फल है, तो मदन फल के अंदर किस महाभूत की प्रधानता अधिकता होगी, वायु और अग्नि महाभूत का। इनकी अधिकता होने के कारण की वजह से जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, ऊपर की ओर होगी। फिर होता है अधोगामी। अब अधोगामी में क्या होता है, इसमें जल और पृथ्वी गुण वाले आते हैं। देखो जल और पृथ्वी आ रही है, तो इनका जो जल है, पृथ्वी, इनका वेट कैसा है, भारी वेट है। तो ये क्या कराएंगे, नीचे की तरफ मूवमेंट कराएंगे, जैसे कि विरेचक द्रव्य कराते हैं। ठीक, अब विरेचक द्रव्य हम द्राक्षा ले सकते हैं। ठीक है, सबसे जो बेस्ट है वो लो ना, त्रिवर्त लेते हैं। त्रिवर्त, जिसको एक और नाम दिया गया है निशोथ। ठीक है, दो नाम है, आपको अच्छे से याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, त्रिवर्त या निशोथ। ठीक है, राइटिंग में मत जाना यार। ठीक, त्रिवर्त या निशोथ, चलो लिख ही देता हूँ एक बार निशोथ को अलग से, निशोथ, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, त्रिवर्त या निशोथ एक ही नाम है जो कि विरेचक द्रव्य में यूज होता है। अब जो त्रिवर्त होता है इसमें जल महाभूत की और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर मूवमेंट करता है। तो ये तो हो गए द्रव्य का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। फिर होता है द्रव्य के वीर्य, यानी वीर्य मतलब द्रव्य के अंदर वीर्य भी होता है। द्रव्य के अंदर जैसे गुण था, द्रव्य के अंदर कर्म था, द्रव्य के अंदर प्रभाव भी देखेंगे, विपाक भी देखेंगे। अब इसी प्रकार से देखेंगे द्रव्य के अंदर वीर्य। अब वीर्य क्या होता है, हर एक द्रव्य का एक वीर्य होता है। ठीक है, तो उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं, वो होता है कार्य करने की शक्ति। जैसे कि आपके अंदर भी एक कार्य करने की शक्ति है, वो क्या, वो आपका वीर्य है। ठीक है, यानी पोटेंसी। फिर हम इसकी परिभाषा देखते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है, द्रव्य जिससे कार्य करता है वह वीर्य है। मतलब कोई भी द्रव्य है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, अगर वो किसी की वजह से कार्य कर पा रहा है तो इसका एक ही कारण है, वो होता है उसका वीर्य, यानी उसकी पावर, उसकी ऊर्जा। वीर्य के बिना कोई कार्य नहीं होता है, वीर्य के बिना कोई कार्य नहीं होता है। भाई शरीर में जब ऊर्जा ही नहीं होगी, एक एनर्जी नहीं होगी, तो वो कार्य कैसे होगा, नहीं होगा। सभी कार्य वीर्य के रहते हैं, जितने भी कार्य होते हैं संसार में वो आपके वीर्य की वजह से होते हैं, आपकी ऊर्जा की वजह से होते हैं। ठीक है, आपकी जो मेंटल हेल्थ मतलब जो दिमाग है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, आपके शरीर में एक शरीर जो जीव है मतलब शरीर जिंदा है वो उसमें भी एक ऊर्जा की वजह से है। यानी कहीं ना कहीं आपको जो एक कार्य होता है वो वीर्य की वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत, आचार्य भागवत ने क्या कहा है कि अष्टवीर्यवाद, यानी जो वीर्य होता है वो 8 प्रकार का होता है। ठीक, 8 प्रकार कौन कौन से, ये जो मैंने लिख रखे हैं, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुद्र, शीत, उष्ण, मृदु, तीक्ष्ण। ठीक है, आपको नॉर्मली 4 याद कर लेने हैं। 4 याद कर लोगे तो इनका अपोजिट 4 और कर देना, अपने आप याद हो जाएंगे। याद करने हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इनको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, गुरु स्निग्ध याद रख लेना, जो चीज़ भारी है वो चीज़ स्निग्ध भी होगी, और जो चीज़ स्निग्ध है वो चीज़ ठंडी भी होगी, और ठंडी भी होगी तो मृदु भी होगी। तो इस तरह से कोई बना लेना जिसकी वजह से आपको चारों याद हो जाए। तो गुरु, स्निग्ध, शीत और मृदु। गुरु का अपोजिट लघु कर देना, स्निग्ध का रुक्ष कर देना, शीत का उष्ण कर देना, मृदु का तीक्ष्ण कर देना। इस तरह से आपको यहाँ पर अष्टवीर्यवाद यानी अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत और अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, चरक ने भी भागवत के अनुसार ही अष्टवीर्य माने हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आप याद हो जाएंगे। देन होता है समर्थन। तो यहाँ पर समर्थन का मतलब सपोर्ट, मतलब अष्टवीर्यवाद को और किस किस आचार्य ने सपोर्ट किया। तो पहला जो आचार्य आते हैं, नाम इसमें स्पष्ट नहीं बताया गया है, बस इसमें कुछ पॉइंट बताए गए, कुछ युक्ति मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए किस तरह से सपोर्ट किया है। जैसे पहला बताया गया समस्त गुण का सार जठराग्नि। देखो पहले तो ये बताया गया है कि जो वीर्य होते हैं वो समस्त गुणों का सार होते हैं। जितने भी गुण होते हैं, गुरुवादी गुण हो गए, परादी गुण हो गए, ठीक है, जैसे गुरुवादी गुण 20 हो गए, परादी गुण 10 हो गए, तो इन सब का जो सार होता है वो यही होते हैं। और जठराग्नि के संयोग से इनमें परिवर्तन नहीं आता कि जिस भी द्रव्य पर जब जठराग्नि सहयोग करते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन जो ये अष्टवीर्य होते हैं इन पे जब जठराग्नि सहयोग करते हैं तो इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हमें ये स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अष्टवीर्य माना है हमने। देन दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, इनमें शक्ति का अधिकता होती है, इनमें जो शक्ति होती है, इनमें जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, तो ये भी कारण होता है। तीसरा बताया गया कि मुख्यतः इनमें व्यवहार प्रयोग में, मतलब मुख्यतः इनका जो प्रयोग किया जाता है इन व्यवहार में इन्हीं 8 वीर्य का किया जाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ कारण बताए जिनकी वजह से हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ अष्टवीर्य होते हैं। फिर होता है कि द्विविध वीर्य, मतलब 2 प्रकार के वीर्य होते हैं जो आचार्य सुश्रुत मानते हैं। वो कहते हैं कि या तो उष्ण वीर्य होगा या शीत वीर्य होगा। उष्ण वीर्य के जो कर्म होंगे वो ब्रह्म, प्यास, गलानी, श्वेत, दाह, आयुपाक एंड वातपित्त का शमन करती है। देखो यहाँ पर एक वर्ड है आयु का पाक करती है, यानी आपके लाइफ का हरण करती है, एक तरीके से पका रही है। देखो जैसे आप छोटे बच्चे थे, आपके अंदर एक अग्नि होगी, आप एक बड़े हो गए हो, जवान हो गए, तो उस आपके अंदर एक अग्नि होती है। अग्नि मतलब वो जो जठर अग्नि होती है जो हर एक चीज़ का पाचन करती है, ठीक है। वो क्या करती है, आपके शुरू से लेकर बुढ़ापे तक वो आपको पाचन करती रहती है। आपके यहाँ पर आहार का भी पाचन करती है और आपका भी पाचन करती है, ठीक है। भाई आप जो बूढ़े होते हैं उसका क्या कारण है, क्योंकि जो आपकी जो अग्नि होती है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के सेल्स को, आपको वो भी पचा रही है, ठीक है, एक तरीके से। मतलब आपको ऐसा समझ लो कि आपका ये एक नॉर्मल रूप है जिसको पका के वो क्या कर देगा, मैच्योर कर देगा, यानी कि आप इमेच्योर हो। आप ऐसा मानो कि कोई भी जब इमेच्योर चीज़ होती है उस पर जब अग्नि दी जाती है तो वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कच्चा आम है, कोई कच्चा आम है, जब कच्चे आम में कुछ टाइम में जब परिणामवाद आपने पढ़ा होगा, कुछ टाइम बाद यानी समय के अनुसार परिणाम आगा, इसमें कुछ अग्नि होगी उसकी, तो वो क्या आम से क्या हो जाएगा, पक्का आम बन जाएगा, ठीक है, अग्नि के संयोग से। तो और सी बहुत सारी, जैसे कच्ची ईंट हो, कच्ची ईंट को अगर आप अग्नि में डाल देते हो तो पक्की बन जाती है, भट्टी के अंदर डालते हो ना तो वो पक जाती है। तो इसी तरह से जो आपकी अग्नि हो रही है वो आपको पका रही है। या आप और ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके जो बाल है, मान लो वो इमेच्योर है, जो ब्लैक हेयर्स होते हैं वो आप मान लो इमेच्योर है, ठीक है। तो आपकी अग्नि क्या करती है, जो आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ होता है कि आपकी बॉडी के बाल पक जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना श्लोक, भाई पित्त का भी पलितो व्याप्तो धीमान, इसी तरीके से होता है, मतलब समय अकाले पलितो व्याप्तो, मतलब समय से पहले वालों का पक जाना, ठीक है। धीमान होते, बुद्धिवाद होते हैं, स्वेदे से चैरोसान, पसीन बहुत ज़्यादा आता है और क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये सभी आपने यहाँ पर प्रकृति में पढ़े होंगे, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाए थे क्रिया शरीर के अंदर, ठीक। तो ये भी किसका लक्षण होता है, यानी कि पाक का होता है। जैसे आयु का पाक, हम बात कर रहे थे आयु का पाक की, तो आयु के पाक में हम बात करते हैं हेयर की। तो हेयर क्या है, इमेच्योर है, तो आपकी जो बॉडी का पित्त वो भी क्या कर देगा, आपके बालों को पका देगा, सफ़ेद कर देगा। इसी तरह से जो आपके अंदर अग्नि होती है वो आपकी बॉडी को भी कहीं ना कहीं पचा रही है, ठीक है, आपको ओल्ड करने में लगी हुई है, ठीक। एंड वात पित्त का शमन करते हैं। तो इतना तो आपको सीधे याद रखना, जो भी चीज़ उष्ण होती है वो 2 चीज़ का शमन तो पक्का ही करेगी, वात का और कफ का, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, शीत होता है, मतलब ठंडी होती है, रुक्ष होती है, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पर क्षय करने का ये कार्य करती है। उसके बाद आता है शीत। शीत में क्या आता है, हलाधन करने का, प्रशन करने का, जीवन देने का, स्तमन करने का, और रक्त पित्त प्रसादन होता है, यानी कि रक्त पित्त को क्लियरिफिकेशन करने का काम भी कौन करता है, शीत वीर्य करता है। तो ये हो गई द्वितीय वीर्य यानी 2 वीर्य की बात।